नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हमारा टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत के साथ हमारे जो राजस्थान के क्षेत्र विशेष है मेवाड़, रणथंभौर या फिर जालौर। ये उस समय के सबसे क्या थे, शक्तिशाली रियासतें थीं। यहाँ के शासक थे, उनका संबंध जो है दिल्ली सल्तनत के साथ किस प्रकार से रहा, इसके ऊपर अपने चर्चा कर रहे थे। और पिछली क्लास जो हमारी क्या थी, एक प्रकार से पृष्ठभूमि तैयार करने की क्लास थी, जिसके अंदर मैंने आपको रणथंभौर, जालौर और मेवाड़ के साथ इनकी यहाँ पर कौन कौन से शासक थे, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और अपनों ने मेवाड़ को शुरू किया था, ठीक है। और मेवाड़ के अंदर अपने जेतर सिंह तक पहुंच गए थे। तो अभी अपने को शुरू करना है जेतर सिंह से, जो कि रावल शाखा से संबंधित है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। रण सिंह के दो बेटे हुए थे, सैम सिंह जी और राहब। राहब जो सिसोदा गांव के ठिकानेदार बने, जिनसे राणा शाखा चलेगी, जो कि राणा हमीर से चलेगी। और इससे पहले वाले रावल रतन सिंह तक ये जो शासक थे, ये रावल की उपाधि धारण करते थे। जेतर सिंह, हमें शुरू करना है जेतर सिंह से। और मोटे तौर पर एक प्रकार से मेवाड़ के जितने भी शासक हैं, प्रमुख शासक है, ये अपने आप में विशेष है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो मेवाड़ मेवाड़ में से पूछे जाते हैं। इसलिए एक प्रकार से मोटे तौर पर इसे पूरा ही पढ़ना पड़ेगा हमें। इनका जो टाइम पीरियड है 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक। सबसे पहली बात, जब जेतर सिंह जी यहाँ के शासक बने, क्योंकि मेवाड़ एक बड़ी रियासत थी और एक शक्तिशाली रियासत थी, इनके पास एक बड़ी सेना हुआ करती थी। जब ये शासक बने, शासक बनते ही इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जालोर की तरफ आक्रमण किया था, नाडोल वाले क्षेत्र पर। उस समय वहां पर ये आपके उदय सिंह जी सोनगढ़ चौहान हुआ करते थे। हालांकि बाद के अंदर इनके उनके साथ संधि हो जाती है और उदय सिंह की जो पोती होती है उसका विवाह होता है इनके पुत्र जो आगे शासक बनेंगे तेज सिंह के साथ। इसके बाद इनके समकालीन जो दिल्ली के अंदर शासक थे, वो कौन थे? वो थे आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। अब क्योंकि सीधी सी बात है, अभी जितने भी दिल्ली के अंदर जो मुख्य सत्ता के ऊपर विराजमान थे, अपना साम्राज्य विस्तारित करना चाहते थे। इसी वजह से इल्तुतमिश ने भी क्या है, मेवाड़ के ऊपर अधिकार करने का प्रयास किया था। लेकिन इल्तुतमिश इसके अंदर क्या है, असफल होते हैं। 1222 से 1229 के मध्य बताया जाता है। जबकि कुछ विद्वान 1227 ईस्वी के अंदर ये युद्ध जो है, हुताड़ा का युद्ध, हुताड़ा का युद्ध, कुछ जगह ये 1227 ईस्वी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी 1222 से कुछ विद्वान 1222 से 1229 के मध्य का बताते हैं। निश्चित टाइम पीरियड का थोड़ा सा ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ किताबों के अंदर 1227 लिखा हुआ मिलता है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। ये जो बुताड़ा का युद्ध होता है, किसके मध्य होगा भी? आपके जेतर सिंह, रावल जेतर सिंह वर्सेस आपका इल्तुतमिश। लेकिन इस युद्ध के अंदर क्या है, आपके इल्तुतमिश क्या होते हैं, असफल होते हैं। और जेतर सिंह जो है विजित होते हैं। और इल्तुतमिश की जो सेना थी, इन्होंने क्या है, यहाँ पर काफी लंबे समय तक क्या है, यहाँ पर युद्ध चलता रहा, जिसकी वजह से क्या है, नागदा को भारी क्षति पहुंच जाती है। और ये इनकी जो इल्तुतमिश की सेना थी, ये भाग जाते समय इन्होंने क्या है, नागदा के अंदर काफी लूटपाट की थी। इस वजह से क्या है, जेतर सिंह जी को क्या है, अपनी राजधानी जो है वो चित्तौड़ को बनाना पड़ा था। तो अब एक और प्रश्न बन गया यहाँ से। इन्होंने क्या किया था, नागदा को भारी क्षति होने के कारण चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। और ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, मेवाड़ की राजधानियों का क्रम पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, बप्पा राव ने सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी बनाई थी नागदा। उसके बाद जब अल्लट शासक बनते हैं, तो वो राजधानी बनाते हैं आहड़ को। ठीक है, जिसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है। और मेवाड़ के सबसे जो अधिक शासक है, वो वहीं पर क्या है, दफनाए गए हैं। इसी प्रकार से जब जेतर सिंह जी शासक बनते हैं, तो ये चित्तौड़ को राजधानी बनाते हैं। और ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना। इसके बाद में मैं बात करूं 1248 ईस्वी के अंदर, दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश के बाद शासक बनते हैं नासिरुद्दीन महमूद। ये भी क्या है, 1248 ईस्वी के आसपास यहाँ पर आक्रमण करते हैं। लेकिन ये भी क्या है, इनको सफलता हासिल नहीं होती है। नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, गुलाम वंश के थे। इन्होंने भी क्या है, आक्रमण किया था यहाँ पर, लेकिन ये भी क्या है, असफल होकर जाते हैं। तो आप समझ सकते हो ये कितने प्रतापी शासक थे। जो दिल्ली मुख्य सत्ता का केंद्र थी, वहां के शासक इनको पराजित नहीं कर पा रहे थे। इसी प्रकार से
इनके बारे में जो हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, सीधे ही लिख देता हूँ GH ओझा जी, इनका ये मानना है दिल्ली में गुलाम शासकों के समय सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासक यानी हमारे गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जब दिल्ली के अंदर गुलाम वंश के शासक बन रहे थे, सल्तनत काल चल रहा था, उस समय ये सबसे प्रतापी शासक थे। इसी प्रकार से ये कमेंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे भी, ये प्रश्न, ये कमेंट पूछे गए हैं। इसी प्रकार से हमारे जो डॉक्टर दशरथ शर्मा जी है, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, चूरू से बिलोंग करते हैं, द अर्ली चौहान डायस्टीज के ये लेखक हैं। ठीक है, इनका ये मानना है कि जो जेतर सिंह जी का समय है वो क्या है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। अब देखिए, तो ये प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किस शासक से संबंधित है, तो जेतर सिंह के टाइम से संबंधित है। और ये कहने वाले व्यक्ति कौन है, हमारे डॉक्टर दशरथ शर्मा जी हैं। तो जेतर सिंह जी, इसके बाद जो अगले हमारे मेवाड़ के अंदर शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, वो बनते हैं इनके पुत्र तेज सिंह हैं, तेज सिंह हैं। इनका जो टाइम पीरियड है 1253 से लेकर 1273 ईस्वी तक। इनकी भी उपाधियां आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इनकी उपाधि कई बार पूछी जाती है। जैसे गुर्जर प्रतिहारों के अंदर अपनों ने देखा था ना, परम भट्टारक महाराजा धीराज, वैसे ही इनकी उपाधि है। मेवाड़ शासकों के अंदर ऐसी उपाधि इन्हीं के पास है, याद रखनी है आपको, परम भट्टारक, महाराजा धीराज। वैसे ज्यादा इनके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है, जो है मुख्य मुख्य जहां से प्रश्न आ सकते हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। और एक है परमेश्वर, ये उपाधियां इनकी हमें देखने को मिलती है। और इनके टाइम का जो दिल्ली के अंदर शासक था वो कौन थे, आपके बलबन। इनके टाइम दिल्ली के अंदर शासक कौन था, बलबन था। और बलबन ने भी क्या है, यहाँ पर मेवाड़ पर क्या है, आक्रमण किया था, मेवाड़ पर आक्रमण। लेकिन ये भी क्या है, असफल होते हैं, यानी इनको सफलता हाथ नहीं लगती है। तो इतने प्रतापी शासक थे। और इनकी जो रानी थी, इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है, उसका नाम था जैतमल, जैतमल। इन्होंने क्या है, चित्तौड़ के अंदर एक पार्श्वनाथ जी का मंदिर बनाया था, श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। पार्श्वनाथ मंदिर सीधा सा पूछा जाता है, चित्तौड़ के अंदर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जैतमल देवी ने करवाया था। कौन थी, आपके जो मेवाड़ के शासक थे तेज सिंह जी, उनकी ये क्या हुआ करती थी, पत्नी हुआ करती थी। और इनके टाइम का ही एक जैन मुनि कमल चंद्र, जैन मुनि कमल चंद्र ने 1260 ईस्वी के अंदर मेवाड़ का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ, बहुत ही फेमस है ये। और न जाने कितनी बार, 10 से ज्यादा बार परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रख लेना। व्यक्ति का नाम भी ध्यान में रखना है, जैन मुनि कमल चंद्र, 1260 ईस्वी के अंदर मेवाड़ का सर्वप्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक, आपने नाम सुना होगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, सूत्र चूर्णी, इसकी क्या है, इन्होंने रचना की थी या फिर इसको बनाया था। तो इतनी बातें आप क्या है, तेज सिंह के टाइम की है, जो आप थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। इनके बाद जो हमारे शासक आएंगे वो आएंगे समर सिंह जी। कौन से, समर सिंह जी, समर सिंह जी। समर सिंह जी का जो टाइम पीरियड है वो है 1273 से लेकर 1301। ठीक है, इनके बारे में आपको कुछ भी ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, बस दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, इनको बोला जाता है, जैसे राणा हमीर को क्या है, मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है, उसी प्रकार से इनके बारे में बताया जाता है, इन्होंने क्या है, गुजरात से तुर्कों को बाहर निकालने का काम किया था। और ये अपने समय के इतने प्रतापी शासक थे, इन्होंने अलाउद्दीन, जो ये जो खिलजी वंश चल रहा था दिल्ली के अंदर, तो उन सैनिकों से भी क्या है, इन्होंने कर वसूल लिया था। तो इनको क्या बोला जाता है,
गुजरात का उद्धारक बोला जाता है। गुजरात का उद्धारक क्यों बोला जाता है? यहां से इन्होंने क्या है, तुर्कों को बाहर निकालने का काम किया था, तुर्कों को बाहर निकाला। इसके अलावा इनके दो पुत्र हुए थे भी। एक का नाम था आपका कुंभकर्ण और दूसरा रतन सिंह है, जो कि आगे जाकर क्या है, मेवाड़ के शासक बनते हैं। रतन सिंह है। और ये जो कुंभकर्ण है, ये मेवाड़ को छोड़कर नेपाल के अंदर क्या है, गोहिल वंश की नींव डालते हैं। बस इतनी बात ध्यान में रखनी है, गोहिल वंश की क्या है, नींव डालते हैं। समर सिंह जी के दो बेटे हुआ करते थे, कुंभकर्ण और रतन सिंह है। रतन सिंह जी अगले मेवाड़ के शासक बनते हैं। और ये जो आपके कुंभकर्ण है, ये क्या है, रतन सिंह यहाँ के शासक बनने के बाद ये यहाँ से चले जाते हैं नेपाल की साइड, और नेपाल की साइड जाकर वहां पर क्या करते हैं भी, अपने गोहिल वंश की नेपाल के अंदर क्या है, स्थापना करते हैं। तो अगले हमारे शासक कौन हो गए, रतन सिंह है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा, रावल शाखा का अंतिम जो शासक थे वो कौन थे, आपके रतन सिंह है जी, रावल रतन सिंह है। रावल रतन सिंह कब से कब तक, 1301 से 1303। कुछ जगह आपको 1302 से लेकर 1303 ईस्वी भी दिखाई देगा, तो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो क्या ध्यान में रखना है, रावल शाखा के अंतिम शासक, अंतिम शासक। और जब ये शासक बने तो इनके समय दिल्ली के अंदर सुल्तान कौन बन गया था अभी, अब आप देख लीजिए। टाइम क्या है, 1301 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी। और दिल्ली के अंदर ये जो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासक कौन होगा, हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी, और 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी। राजस्थान के अंदर जितना भी उसने अभियान किए हैं, वो सबसे ज्यादा किसने, दिल्ली के कौन से शासक ने किए हैं, वो अलाउद्दीन ने किए हैं। आप सभी जानते हैं, कन्नड़ देव को उसने हराया है, रणथंभौर के हमीरदेव चौहान को हराया है, बाड़मेर के सिवाना के सातल देव जी को वो हराते हैं, और मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह जी को भी क्या है, पराजित करके जाते हैं। अब दिल्ली के अंदर सुल्तान कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको सीधा लिख देता हूं, ए एल के, आप समझ जाना, ए एल के मतलब अलाउद्दीन खिलजी। तो रावल रतन सिंह एक तो क्या थे, ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे, और दूसरा दिल्ली के अंदर कौन था शासक, अलाउद्दीन खिलजी। अब आप सभी जानते हो इनके समय क्या है, मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है, मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 ईस्वी के अंदर। और इसका कारण क्या बताया जाता है, अब हमारे बहुत से विद्वान जो है, एक तो बताते हैं इनकी रानी पद्मिनी, और दूसरा कुछ विद्वान ये मानते हैं भी अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। क्योंकि आप सभी जानते हो ये जो चित्तौड़ जो है, जो मेवाड़ के अंदर पड़ता है, ये गुजरात है, दिल्ली से ये जो गुजरात वाला मार्ग है इसके बीच में पड़ता है, और इसका सामरिक और व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा था। और क्योंकि अलाउद्दीन बहुत ही क्रूर शासक था, उसको अपना क्या है, साम्राज्य भी विस्तारित करना था। और राजस्थान के अंदर, हालांकि राजस्थान तो क्या एकीकरण के बाद बना है, उस समय ये वाला जो इलाका था, ये बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था। यहाँ पर पूरे के ऊपर किसका अधिकार था, गुहिल शासकों का अधिकार था, उसको अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना था। ठीक है, तो यहाँ पर 1303 ईस्वी के अंदर आपका अलाउद्दीन आक्रमण करता है वर्सेस रतन सिंह है। अब इसके बारे में आपने जो पद्मावत ग्रंथ है, हो सकता है आपने मूवी वगैरह देखी हो या थोड़ा बहुत आप जानते हो, पद्मावत ग्रंथ, इस युद्ध के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, पद्मावत। ये एक ग्रंथ है भी, जिसकी रचना की थी मलिक मुहम्मद जायसी 1540 ईस्वी के अंदर। और ये जो मलिक मोहम्मद जायसी है, ये शेरशाह सूरी के समकालीन हुआ करते थे। इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है पद्मावत, जिसके अंदर बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य रानी पद्मिनी को लेकर क्या है, एक प्रकार से विवाद हुआ था। लेकिन हमारे कुछ इतिहासकार इसको केवल कपोत कल्पना मानते हैं। उनका यह मानना था भी नहीं, रानी पद्मिनी इसका कारण नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी जो नीति है, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना और चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व को देखते हुए उसने क्या है, यहाँ पर अधिकार किया था। ठीक है। इसके अलावा ये जो, जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करने आता है, तो इसके समकालीन एक विद्वान आपको ध्यान में रखना है, अमीर खुसरो।
और ये प्रश्न आरपीएससी ने पूछा भी है। इसकी करती हमसे पूछी जाती है, जिसका नाम है खजाइन उल फुतू है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये करती है। इस करती के अंदर भी क्या है, अलाउद्दीन और रतन सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है। और इसी करती का हिंदी के अंदर अनुवाद भी है, उसका नाम है तारीख ए इलाई। ये दोनों नाम इसी के भी, तारीख ए इलाई, ये ध्यान में रख लेना। भी एक बार आरपीएससी ने प्रश्न पूछा था तो ऑप्शन के अंदर ये दोनों नाम दे दिए थे। तारिक ए एलाई ये जो हिंदी में अनुवाद है, और ये फारसी भाषा में लिखी हुई है खजाइन उल फुतुह अमीर खुसरो, जिसको अपने तोता ये हिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है। इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है भी हाँ, अलाउद्दीन और रतन सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जो कि मेवाड़ का प्रथम शाखा था। और इसका कारण यह बताया जाता है, इस ग्रंथ के अनुसार इनका जो एक तांत्रिक हुआ करता था, राघव चेतन, राघव चेतन, याद रख लेना। अलाउद्दीन के दरबार में ये क्या था, तांत्रिक ब्राह्मण कुछ भी मान लो ये था। इसके साथ कुछ विवाद हो जाता है, जिसके कारण इसको देश निकाला दिया जाता है। और ये अपनी द्वेष भावना यानी बदला लेने के कारण अलाउद्दीन के पास चला जाता है, और वहां पर जाकर इनकी जो पत्नी थी रानी पद्मिनी, उसके सौंदर्य के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताता है। रानी पद्मिनी के बारे में आप सभी जानते हो, सीहिल द्वीप के गंधर्व सेन की वो पुत्री थी, और दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थी। और पद्मिनी के साथ उसके तोते का नाम भी ध्यान में रख लेना, लिख ही लो भी इसके बारे में थोड़ा सा। रानी कौन थी भी, पद्मिनी, गंधर्व सेन की ये पुत्री थी भी। और इसके तोते का नाम भी पूछा जाता है, जो कि हीरानम प्रजाति का था, हीरानम। ठीक है, हीरानम या हीरामन को कुछ भी मान लो आप, इस प्रजाति का इसके पास तोता था। और ये जो तांत्रिक है अपना द्वेष भावना निकालने के लिए अलाउद्दीन के दरबार में जाता है, और बढ़ चढ़कर इसको क्या है, अलाउद्दीन को रतन सिंह के खिलाफ भड़का देता है, जिसके कारण आपका जो अलाउद्दीन खिलजी है ये जनवरी माह के अंदर चित्तौड़ के ऊपर क्या है आक्रमण करता है, और चित्तौड़ दुर्ग को क्या है घेरे रखता है। और लगभग 7-8 महीने के संघर्ष के बाद क्या होता है, अलाउद्दीन यहाँ पर रावल रतन सिंह जी को क्या है हरा देते हैं। और इसकी जो रानी है वो यहाँ पर क्या है, अग्नि जोहर करती है। क्या करती है, अग्नि जोहर। तो अलाउद्दीन वर्सेस रतन सिंह है, ये जो युद्ध होता है कब होता है, 1303 ईस्वी के अंदर। और 26 अगस्त 1303 को क्या है, चित्तौड़ पर इसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है। यहां पर इस युद्ध के अंदर भी आपके रतन सिंह हैं और गोरा व बादल, गोरा बादल, बादल जो रानी पद्मिनी का क्या था, भाई था, और गोरा जो कि पद्मिनी के चाचा थे, ये क्या करते हैं, इस युद्ध के अंदर केसरिया करते हैं। और रानी पद्मिनी 1600 अन्य महल के अंदर उपस्थित 1600 अन्य महिलाओं के साथ 1600 महिलाओं के साथ क्या करती है, अग्नि जोहर कर लेती है, ताकि क्या है इनकी क्रूरता से क्या है वो बच सके, अग्नि जोहर। और इसे अपने किस नाम से जानते हैं, इसे अपने जानते हैं साका, मेवाड़ का प्रथम शाखा। ये मेवाड़ का क्या था भी, प्रथम शाखा था, मेवाड़ का प्रथम शाखा था। हालांकि शाखा इससे पहले भी हो चुका था, 1292 ईस्वी के अंदर जैसलमेर के अंदर भी शाखा हुआ था, मूलराज भाटी के टाइम। फिर 1301 ईस्वी के अंदर जब अलाउद्दीन रणथंबोर पर आक्रमण करता है तो वहां पर जल जोहर किया जाता है। इसी प्रकार से मेवाड़ के अंदर क्या है, अग्नि जोहर किया जाता है। करने वाली रानी कौन थी, रानी पद्मिनी, अपनी 1600 अन्य महिलाओं के साथ। ठीक है, और रतन सिंह जी क्या है इस युद्ध में केसरिया कर लेते हैं, और यहाँ पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत ये जो पद्मावत मूवी है उसके अंदर भी आप देखकर थोड़ा सा ज्ञान इसके बारे में ले सकते हैं। अब अपनी बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। यहाँ पर मेवाड़ पर एक प्रकार से क्या है, जब अलाउद्दीन का अधिकार हो जाता है तो ये क्या करता है, जो चित्तौड़ जो है इसका नाम बदल कर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद कर देता है। और यहाँ का प्रशासक किसे बनाता है, अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक बनाता है। अलाउद्दीन का पुत्र था खिज्र खां, और इसी के नाम पर यहाँ का नामकरण क्या कर देता है, क्योंकि इसने राजस्थान के ये जितने भी क्षेत्र है ना उनका नामकरण नाम बदला ही था। जैसे चित्तौड़ का इसने क्या किया था, खिजराबाद,
खिजराबाद। इसी प्रकार से जब इसने सिवाना बाड़मेर के ऊपर अटैक किया था तो वहां पर इसने नाम कर दिया था खेराबाद। जालोर का नाम कर दिया था जलालाबाद। अब यहाँ पर जो प्रशासक बन जाता है वो कौन बन जाता है? खिजर का। कुछ समय तक ये यहाँ पर रहता है, लेकिन ये जब ये वापस दिल्ली की ओर चला जाता है तब यहाँ का प्रशासक नियुक्त करके जाता है मालदेव सोनगरा चौहान को, जिसको मुछाड़ा मालदेव के नाम से भी अपने जानते हैं, जो कि कान्नड़ देव का एक प्रकार से क्या था, भाई था। लेकिन यहाँ के जो मेवाड़ी सरदार थे उन्होंने उसको क्या है यहाँ से बाहर निकाल दिया था। फिर उसके बाद जय सिंह भी यहाँ पर शासक बनता है। लेकिन अंततः 1326 ईस्वी के आसपास क्या करता है, राणा हमीर जो है, जो कि सिसोदा गांव से आते हैं, और यहीं से क्या एक प्रकार से सिसोदिया वंश शुरू हो जाता है, जो कि राणा की उपाधि लगाते हैं। यहां पर क्या है, चित्तौड़ के ऊपर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अगला है हमारा राणा हमीर। अब देखिए इतना जो टाइम पीरियड है 1326, यानी ये मान के चलो 1303 से लेकर 1326, 22-23 वर्षों तक यहाँ पर क्या है, असंघर्ष सा चलता रहता है। कभी कोई बनता है, कभी किसी को प्रशासक बनाया जाता है, लेकिन मेवाड़ी यहाँ के जो सरदार है विरोध करते रहते हैं। अंततः धीरे धीरे 1326 ईस्वी के पास राणा हमीर जो है अपनी का शक्ति का संगठन करके यहाँ पर क्या है, अधिकार जमा लेता है। और इसी वजह से क्या है, इसे मेवाड़ का क्या माना जाता है, राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है, यानी मेवाड़ का उद्धारक। इसके अलावा इसकी उपाधियां बहुत पूछी जाती है भी, ये उपाधियां आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो प्रसिद्ध उपाधि है वो कौन सी है? एक है विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन। इस उपाधि का जिक्र जो है हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति और जो कीर्ति प्रशस्ति है वहां पर भी देखने को मिलता है। और कर्नल जेम्स टोड ने भी इसका जिक्र किया है। इनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी है, जिसका मतलब होता है युद्ध में शेर के समान लड़ना। आपातकालीन स्थिति में युद्ध के अंदर क्या है, शेर के समान लड़ना। इसी के अलावा वीर राजा भी इन्हीं की उपाधि है, जो कि हमें रसिक प्रिया ग्रंथ में देखने को मिलती है। ये जो रसिक प्रिया ग्रंथ है ये किसका है? भी महाराणा कुंभा का ग्रंथ है, उसके अंदर भी इनको क्या है, वीर राजा की उपाधि दी गई है। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखनी है। मेवाड़ का उद्धारक कौन हो जाएगा? राणा हमीर, जो कि यहाँ पर क्या है, अब देखिए इनकी उपाधि कौन सी शुरू हो गई है। अब यहाँ के राजा जो क्या है, राणा की उपाधि लगाएंगे। रावल शाखा जो है रतन सिंह के बाद क्या है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, और वंश कौन सा शुरू हो गया? सिसोदिया वंश, क्योंकि ये सिसोदा गांव से निकले थे। सिसोदा गांव से निकलने के कारण कौन सा वंश शुरू हो गया? सिसोदा वंश। और ये जो अरि सिंह जी के पुत्र थे और आपके जो लक्ष्मण सिंह सिसोदिया है, जिन्होंने क्या है, ये जो अलाउद्दीन और रतन सिंह का युद्ध हुआ उसके अंदर काफी वीरता से प्रदर्शन किया था, और उनके काफी 5-6 जो पुत्र थे वो इस युद्ध में शहीद भी हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे इनका जो पोता है लक्ष्मण सिंह सिसोदा का जो पुत्र है, यानी कि पोता है, वो यहाँ पर क्या है, मेवाड़ का अगला राजा बनता है, और इसीलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक बोला जाता है। और काफी लंबे समय तक 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक इन्होंने क्या है, यहाँ पर अपना अधिकार जमाए रखा था। और इनके टाइम की मैं और बात करूं तो काफी इन्होंने भी क्या है 1336 ईस्वी के आसपास बांसवाड़ा नामक स्थान के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर क्या है आपका एक युद्ध लड़ते हैं। ये कौन सा? सिंगोड़ी का युद्ध। सिंगोड़ी जो स्थान है वो कहाँ पड़ता है आपका? बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। इनके बारे में ध्यान में रख लेना भी, 1336 के अंदर सिंगोड़ी कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा। किसके साथ लड़ते हैं भी? ये युद्ध होता है आपके राणा हमीर और वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। अब आप समझ गए होंगे। अब दिल्ली के अंदर जो है आपका सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया। तो इनके समकालीन जो दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके साथ ये सिंगोड़ी जो कि स्थान पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर, वहां पर क्या है, इनका युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर भी क्या है, आपके राणा हमीर जीत जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, अलाउद्दीन को छोड़कर जितने भी दिल्ली के अंदर सल्तनत का काल के टाइम जितने भी शासक बने, उन्होंने यहाँ पर मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन कोई भी क्या है पूर्णतः सफल नहीं हो पाया।
पाया। किसी ने लूटपाट कर दी है या युद्ध को बीच के अंदर छोड़कर चले गए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आपके अलाउद्दीन थे, ये क्या थे भी, बहुत ही क्रूर शासक थे, और ये विश्वासघात करने में क्या थे, माहिर थे। तो इस प्रकार से क्या है, इन्होंने यहाँ पर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। बहुत ही विद्वान और महत्वपूर्ण शासक है। इसके अलावा इनके, और मैं बात करूं, थोड़ा बहुत याद रखना चाहो तो इन्होंने क्या है, चित्तौड़ के अंदर अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। कौन सी माता? अन्नपूर्णा, जिसे अपने बिरवड़ी माता के नाम से जानते हैं। इसका, इसके मंदिर का क्या है, निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? आपके राणा हमीर ने। हालांकि मैं बात करूं, ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है, अभी तक राणा हमीर से जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो ज्यादातर यही प्रश्न पूछा गया है, मेवाड़ का उदारक। ये सबसे प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत ही आसान है, एक लाइन का प्रश्न है, 2-3 ही प्रश्न बनते हैं इनमें से, याद रह जाएंगे आपको। और ये इन्होंने क्या है, यहाँ पर अन्नपूर्णा यानी बिरबड़ी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और आप ये सभी जानते हो, जो मेवाड़ के शासक हैं, उनकी जो लोक देवी है, वो किसको माना जाता है? बाण माता को माना जाता है। और लोक देवता की मैं बात करूं तो एकलिंग जी हैं। ये अपने सभी जो शासक है, एकलिंग जी का क्या है, अपने आप को क्या है, दीवान मानते हैं। चलिए भी, तो राणा हमीर 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेवाड़ पर जो हमारा अगला शासक बनेगा, वो कौन होगा भी? वो है सेत्तर सिंह है। 1364 से लेकर 1382 ईस्वी, जिसको अपने सेत्तर सिंह उर्फ खेता के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में बात करूं, ज़्यादातर इनके बारे में जो प्रश्न है वो नहीं पूछे जाते हैं, और इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारियां भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी अपने आप में ये थोड़े से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मेवाड़ का जो विस्तार है वो करने का काम किया था। और जो अपने पढ़ते हैं, जैसे अपने आगे चलेंगे, जैसे कुंभा शासक बनेंगे, राणा सांगा शासक बनेंगे, तो यहाँ के शासकों का विवाद चलता रहता है मालवा के साथ। मालवा यानी जो आपका ये एमपी वाला इलाका है यहाँ पर। तो इस संघर्ष की जो शुरुआत है वो किससे होती है? वो सेत्तर सिंह से होती है। तो इनके बारे में दो ही महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। एक तो इन्होंने क्या 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 किया था, एक तो ये जो अजमेर हो गया, जहाजपुर, ये भीलवाड़ा इलाका, मांडल, और ये जो 56 वाला इलाका है, इसको क्या है, मेवाड़ राज्य के अंदर मिला लिया था। मेवाड़ के अंदर क्या है, इन्होंने शामिल कर लिया था। तो प्रतापी शासक थे, इसी वजह से ऐसा हुआ है। इसके अलावा इनके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है, इन्होंने मालवा के अंदर एक शासक था, दिलावर खां। दिलावर खां को इन्होंने क्या है, पराजित कर दिया था। और इसी के बाद से क्या है, इनके टाइम से क्या है, एक प्रकार से मेवाड़ और मालवा, इनका जो संघर्ष है वो यहाँ से क्या है, शुरू हो जाता है। बस ये दो बातें ध्यान में रख लेना। और इनकी एक पासवान रानी बताई जाती है, जिसका नाम हुआ करता था खातिन, और उन्हीं से उत्पन्न दो संतानें हुई थी, चाचा व मेरा, जो आगे चल करके क्या है, मेवाड़ के जो महाराणा मोक्कल थे उनकी हत्या कर देते हैं जीलवाड़ा नामक स्थान के अंदर, महपा पवार के साथ मिलकर। वो अपने आगे पढ़ेंगे। बाकी ये दो बातें ध्यान में रख लेना। यदि आपसे पूछा जाए मेवाड़ मालवा के जो बीज है वो किसने बो, या संघर्ष का प्रारंभ कौन से राजा से होता है, अपने ज्यादातर पढ़ते हैं ये कुंभा के टाइम पढ़ते हैं, जो कि उसके खिलाफ संधि होती है, सांगा के टाइम पढ़ते हैं। लेकिन इस संघर्ष का जो प्रारंभ है वो कौन से राजा से होता है? सेत्तर सिंह के टाइम से होता है। और इन्होंने ये जो अजमेर, जहाजपुर, मांडल और ये जो 56 वाला इलाका है, इसको क्या है, मेवाड़ के अंदर क्या है, सम्मिलित कर लिया था। तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। ठीक है, चलिए भी, अब इसके बाद सेत्तर सिंह के बाद अगला जो हमारा शासक बनता है वो बनते हैं आपके राणा लाखा, या फिर राणा लक्ष्य सिंह है, जिनको अपने राणा लाखा के नाम से इतिहास के अंदर जानते हैं। राणा लक्ष्य सिंह उर्फ लाखा, 1382 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक इन्होंने क्या है, यहाँ पर शासन जो है किया था। लक्ष्य सिंह है, इनके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है अभी। सबसे प्रसिद्ध जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, जो प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं वही मैं आपको ज़्यादातर बताऊंगा, सीधी सी बात है। अब राणा लाखा जो शासक बनते हैं, तो इनके बारे में सबसे पहला प्रश्न आपको क्या ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण क्या है, इनके टाइम क्या हुआ था। जावर, जो कि उदयपुर के अंदर पड़ता है,
वहां पर क्या है, जावर की खानें मिली थी जिसके अंदर चांदी चांदी और शिस्ते का क्या है वहां पर मिलता था। और इस कारण क्या है, मेवाड़ की जो आर्थिक समृद्धि है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इनके टाइम क्या मिली थी भी, एक तो ये याद रखना है, जावर की जो खानें हैं उसकी खोज हो गई थी, जहां से हमें चांदी और शीशा मिलता है। ठीक है। इसके अलावा जब राणा लाखा शासक बने तो इनका बूंदी के शासकों के साथ क्या हो गया था, इनके बारे में कुछ विद्वान ये किंवदंती बताते हैं। भी वहां पर इनके साथ विवाद हो गया था, इसके कारण इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं बूंदी के जो तारागढ़ दुर्ग है, ठीक है, तारागढ़ दो है आपके, एक तो है आपका अजमेर के अंदर और दूसरा जो तारागढ़ दुर्ग है वो है बूंदी के अंदर, उसको जीत नहीं लूंगा तब तक क्या है, जलपान वगैरह कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस वजह से जो इनके जो सरदार हुआ करते थे, जो सेनापति हुआ करते थे, इन्होंने क्या है मिट्टी का एक नकली दुर्ग बनाकर जिसका वो संरक्षक बनाते हैं, सेनापति बनाते हैं कुंभाहाड़ा को, ठीक है, उसका बलिदान याद किया जाता है। ठीक है, ताकि ये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सके, क्योंकि मेवाड़ की गद्दी के ऊपर बैठे थे इस वजह से। तो ये किंवदंती याद रख लेना। इन्होंने क्या है, बूंदी का नकली जो तारागढ़ दुर्ग है उसको क्या है जीता था, और इसके अंदर कुंभाहाड़ा इनका जो बलिदान है उसको क्या है याद किया जाता है। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान में रख लेना। इसके अलावा इन्हीं के टाइम क्या है, जो आपके मेवाड़ यानी कि उदयपुर के अंदर क्या है, एक पिच्छू मल बंजारे ने क्या है एक पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील, तो पिछोला झील का जो निर्माण है वह किस शासक के टाइम हुआ, तो राणा लक्ष्य सिंह के टाइम हुआ। एक बंजारे ने करवाया था, अपनी बैल की स्मृति में करवाया था। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये झील, पिछोला झील, आप लोगों ने सब ने ये इसको पढ़ा ही होगा। इसके बाद बताया जाता है जब ये शासक बन जाते हैं तो इनके जो पुत्र थे वो थे आपके रावचूड़ा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्हें अपने राजस्थान के भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। ये बताया जाता है भी इनके समकालीन वहां पर मारवाड़ की तरफ उस समय क्या है, रणमल ने क्या है एक न्योता भेजा था अपनी बहन हंसाबाई के विवाह के लिए। और ये आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना तो बता देता हूँ, रणमल राठौड़ जो था उसने अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव भेजा था मेवाड़ के अंदर। ठीक है, किसके साथ, इनके बड़े पुत्र चुंडा के साथ। लेकिन वो उस समय दरबार के अंदर नहीं थे, और जो व्यक्ति वो जो नारियल वगैरह लेकर आया था वो उसको दे सौंप देता है लक्ष्य सिंह के हाथ में। तो ये उसको मजाक समझते हैं क्योंकि इनकी उम्र काफ़ी बड़ी थी, फिर मेरे जैसे बूढ़े के लिए ये प्रस्ताव किसने भेजा है। लेकिन जब ये बात रणमल राठौड़ को पता चलती है तो वो क्या है मौके का फायदा उठाते हैं, क्योंकि मेवाड़ बहुत बड़ा क्षेत्र था और बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य था। तो उसको क्या है इसका फायदा उठाने का सोचा उसने, और उसने ये प्रस्ताव रखा भी यदि आप मेरी बहन से उत्पन्न होने वाली संतान को मेवाड़ का अगला शासक नियुक्त करोगे तो मैं अपनी बहन हंसाबाई का विवाह आपके साथ कर दूंगा। और जब ये बात राव चूड़ा को पता चलती है तो ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, और आजीवन क्या है विषम रहने का यानी कभी शादी नहीं करने का क्या है प्रतिज्ञा लेते हैं। इससे क्या है आपके जो राणा लक्ष्य हैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और इतिहास के अंदर राव चूड़ा को क्या है राजस्थान का भीष्म पितामह के नाम से याद किया जाता है। और इनके आगे आने वाले जितने भी वंशज वगैरह बनेंगे उनके मेवाड़ के जो पट्टे परवान वगैरह है या नमदे हैं उनके ऊपर क्या है इनके बालों का निशान जो है अंकित किया जाएगा। और मेवाड़ के जो प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे, जो बड़े ठिकाने हुआ करते थे, उनको क्या है चूड़ा को दिया जाता है। और उसको बताया उनको क्या है उनके अगले पुत्र मोकल का क्या है संरक्षक नियुक्त किया जाता है, यानी आप क्या है मोकल की क्या है सुरक्षा का काम करोगे। उनसे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इनका विवाह किसके साथ हुआ, हंसाबाई के साथ विवाह। इनसे विवाह होने के कारण ये जो विवाह है ये सशर्त हुआ था। शर्त क्या थी, इनका जो पुत्र होगा वो क्या बनेगा, मेवाड़ का अगला शासक बनेगा, मेवाड़ का अगला शासक। और इस वजह से क्या है राव चुंडा ने क्या है प्रतिज्ञा ले ली थी, इन्हें अपने राजस्थान का भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। और इन्हें क्या करता है भी, इनसे उत्पन्न होने वाली संतान मोकल का क्या है संरक्षक जो है वो नियुक्त किया जाता है। तो इतनी सभी जो बातें हैं राणा लक्ष्य सिंह के टाइम की है, तो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब इनके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं भी
ये इसी शर्त के साथ ये विवाह हुआ था भी राणा जो मोक्कल है इनसे उत्पन्न होने वाली संतान को मेवाड़ का अगला शासक बनाया जाना चाहिए। इसलिए अगले जो मेवाड़ के शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? राणा मोक्कल, जिनके मामा कौन थे आपके मारवाड़ के? रणमल राठौड़। चलिए, अगला शासक कौन है हमारा? राणा मोक्कल, 1421 से लेकर 1433 ईस्वी। क्योंकि इनके जो पिता थे राणा लाखा, वो काफ़ी बुजुर्ग थे, तो उनकी मृत्यु हो गई टाइम से, जिसके कारण जब राणा मोक्कल शासक बने तो इनकी उम्र जो थी मात्र 12 वर्ष थी। तो इस वजह से क्या है, पहले राव जो चूड़ा थे इनको क्या है मोक्कल का संरक्षक नियुक्त किया जाता है, लेकिन इनकी जो माता थी हंसाबाई, उनको क्या था आपके चूड़ा के ऊपर थोड़ा सा विश्वास नहीं था। इस वजह से क्या है, उन्होंने अपने भाई रणमल राठौड़ को यहाँ पर क्या है राणा मोक्कल का संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। और इस वजह से आपके जो राव चूड़ा है वो मेवाड़ को छोड़कर क्या है यहाँ से बाहर मांडू की तरफ चले जाते हैं, जहां पर उनको सह सम्मान क्या है वहां पर रखा जाता है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये जो शासक बने तब इनकी उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। तो 12 वर्ष की उम्र में क्या बन गए? ये शासक बन गए। और इनके जो संरक्षक थे, पहले इनके संरक्षक कौन थे? आपके राव चूड़ा। पहले इनके राव चूड़ा को संरक्षक नियुक्त किया जाता है, जो कि बाद में कहां चले जाते हैं? मांडू। मांडू की तरफ चले जाते हैं। और बाद में इनका जो संरक्षक बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है? इनके मामा रणमल राठौड़ को। और क्योंकि ये बहुत छोटे थे तो यहाँ पर मेवाड़ के जो मेवाड़ी सरदार थे उनके ऊपर एक प्रकार से रणमल राठौड़ है, इन्होंने क्या है अपना अधिकार जमा लिया था। और जो आपके जोधपुर वाला जो इलाका है वहां पर ये अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए मेवाड़ की सेना का प्रयोग कर लेते थे। तो इस वजह से मेवाड़ी सरदार भी थोड़ा बहुत इनसे क्या है नाराज चल रहे थे। इसके अलावा राणा मोक्कल के बारे में मैं बात करूं तो राणा मोक्कल ने क्या है 1423 ईस्वी के आसपास नागौर के एक शासक को पराजित किया था, फिरोज खां। हालांकि बहुत छोटे थे लेकिन मेवाड़ के शासकों के पास बड़ी सेना हुआ करती थी और बड़े बड़े मेवाड़ी सरदार बहुत ही बहादुर हुआ करते थे। तो इन्होंने 1423 ईस्वी के अंदर रामपुरा, इनके टाइम का एक ही युद्ध है भी याद रख लेना, रामपुरा जो कि भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। रामपुरा युद्ध के अंदर इन्होंने फिरोज खां को पराजित किया था। फिरोज खां कहाँ के शासक थे? नागौर के शासक। ये क्या है? और इसके अलावा इनके बारे में जो सबसे प्रसिद्ध प्रश्न, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और आंख बंद करके याद कर लेना, ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है और आगे भी ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। इनके टाइम के बारे में बात करूं तो एक तो इन्होंने क्या है एकलिंग जी का जो मंदिर है कैलाशपुरी के अंदर, एकलिंग मंदिर, उसका क्या है परकोटा बनवाया था। यानी इनके निर्माण कार्य की बात करूं इनके टाइम इन्होंने एकलिंग मंदिर का क्या परकोटा बनवाया था। और इसके अलावा चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर जिसे अपने समधिमेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसका क्या करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था, बनवाया नहीं था, पुनः निर्माण करवाया था। ये बच्चे कई बार गलत कर देते हैं, प्रश्न सीधा सा आता है त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने करवाया था। फिर इसका जो समधिमेश्वर नाम है ये कुमारपाल रखकर जाता है। और जब मेवाड़ के अंदर राणा मोक्कल यहाँ के शासक बनते हैं तब ये क्या करते हैं इस मंदिर का तो क्या है पुनर्निर्माण करवाते हैं। और जो आपका एकलिंग जी का मंदिर है उसके क्या है परकोटे का निर्माण करवाते हैं। इसके अलावा इनके जो दरबारी विद्वान थे उनके नाम भी थोड़े से याद रख लेना, भी पूछ लिए जाते हैं आपके। एक तो थे योगेश्वर जी, योगेश्वर जी और भट्ट विष्णु, भट्ट विष्णु या विष्णु भट्ट कुछ भी याद रख लो। ये इनके क्या हुआ करते थे? इनके समय के दरबारी विद्वान हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद इनका थोड़ा सा विवाद हो जाता है। गुजरात की साइड एक शासक हुआ करते अहमद शाह, उनके साथ विवाद हो जाता है। तो उस समय ये वहाँ पर युद्ध वगैरह लड़ने जाते हैं। झीलवाड़ा नामक जो कि भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, वहाँ पर जो आपके राणा क्षेत्रसिंह थे उनकी एक पासवान रानी थी खातिन, उसके पुत्र थे चाचा व मेरा, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया था, इनकी हत्या कर दी थी ये झीलवाड़ा नामक स्थान पर, ठीक है। महपा पवार के साथ मिलकर इनकी हत्या कहाँ पर होती है?
झीलवाड़ा के अंदर इनकी हत्या कर दी जाती है, जो कि कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर। कौन करता है, ये नाम याद रख लेना, चाचा मेरा प्लस महपा पुआर, महपा पंवार, बस। ये इतनी बातें आपको मेवाड़ के जो महाराणा मोकल हैं इनके बारे में याद रखनी है। इनकी माता कौन थी, हंसाबाई थी। पिता कौन थे, राणा लाखा लक्ष्य। पहले इनका संरक्षक किसको बनाया जाता है, रावचूड़ा को बनाया जाता है, जिनके ऊपर इनकी माता को क्या था, थोड़ा सा विश्वास नहीं था, जिसके कारण ये अपने भाई को इनका संरक्षक नियुक्त करती हैं। और ये जो आपके रावचूड़ा है ये मेवाड़ को छोड़कर मांडू की तरफ चले जाते हैं, जहां पर इनको सह सम्मान पूर्वक रखा जाता है। इनके समय के जो प्रसिद्ध विद्वान है, यदि उनके बारे में बात करूं तो योगेश्वर और भट्ट विष्णु, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अपने टाइम के अंदर इनकी उम्र काफी छोटी थी, तो यहाँ पर मेवाड़ का जो कार्यभार संभालने का काम करता था वो कौन करता था, आपके रणमल राठौड़ करते थे। और ये मेवाड़ की जो सेना का प्रयोग है, ये अपने राज्य पर वहां वाले इलाकों पर अधिकार जमाने में भी गलत थोड़ा सा क्या प्रयोग करने लगे थे, जिस वजह से मेवाड़ी सरदार भी थे क्या थे, इनसे नाराज होने लगे थे। और अपने टाइम इन्होंने क्या है, एक तो महत्वपूर्ण एकलिंग जी का जो मंदिर बना हुआ है कैलाशपुरी के अंदर, उसके परकोटे का निर्माण करवाया। और चित्तौड़ के अंदर जो आपका त्रिभुवन नारायण मंदिर है, इसका क्या है, पुनर्निर्माण करवाया था, यानी जो टूट फूट हो गई मरम्मत वगैरह है वो दोबारा से करवाई। और इसके अलावा चित्तौड़ के अंदर एक इन्होंने विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये सभी बातें राणा मोकल से हमारी संबंधित है, जो हमें याद रखनी है। अब इसके बाद जो अगले शासक बनेंगे हमारे 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक, महाराणा कुंभा। ठीक है, जिनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। मेवाड़ थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं फिर भी आपको मोटे तौर पर करवा रहा हूँ, 3 वीडियो के अंदर शायद मैं इसको पूरा करवा दूंगा। इसके बाद एक वीडियो आपके रणथंभौर और जालौर वाले शासकों के होगी। ठीक है, अभी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।